हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, जैसे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं आप देखेंगे कि यूपीएससी में हर 2 साल में एक बार इंडेक्स के ऊपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इनफैक्ट 2021 के पेपर में भी यूपीएससी ने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में डिफरेंस पूछा था कि सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड होता है, किसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में वेटेज किसका ज़्यादा है, किसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। तो एक्चुअल इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ते बहुत बार है बट भूल जाते हैं। रीज़न बीइंग कि हम लोग कभी भी सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, ये सब को हम लोग एक डिफरेंस के फॉर्मेट में नहीं पढ़ते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि हम इंडेक्सेस को भूलने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सारे इंडेक्सेस को पढ़ेंगे, एक डिफरेंस के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ताकि हमारा रिटेंशन पावर बढ़े और हम लॉन्ग टर्म तक डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, पीएमआई ये सब को भूल नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू जो है वो बेसिकली मेजर करता है चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क बाई होलसेल बिजनेसेस। तो जब भी हम लोग अगर होलसेल लेवल पे अगर गुड्स के प्राइसेस को हम लोग को ट्रैक करना है, तो उस केस में हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। बट सीपीआई के केस में ऐसा नहीं है। सीपीआई बेसिकली बेस्ड होता है फाइनल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द रिटेल लेवल। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा कि जब डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करते हैं तो हम लोग होलसेल लेवल पे बेसिकली देखते हैं, बट सीपीआई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो रिटेल लेवल पे हम लोग बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के फाइनल प्राइसेस के चेंजेस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीपीआई जो होता है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में ये पता होना चाहिए। पीपीआई जो बेसिकली मेजर करता है कि हाउ मच डज प्रोड्यूसर्स रिसीव्स फॉर इट्स आउटपुट, कि जितना उसने सामान बेचा, जितना उसने आउटपुट बेचा, तो उसके बेसिस पे प्रोड्यूसर को एक्चुअली कितना उसमें से पैसा मिला। ठीक है, तो उसको बेसिकली ट्रैक किया जाता है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पीपीआई। ये बात पता होना चाहिए। देखिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली इस पॉइंट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूपीआई जो है उसे बेसिकली कौन रिलीज करता है। तो डब्ल्यूपीआई जो है उसे बेसिकली रिलीज करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीडब्ल्यूआईटी। पहले डिप हुआ करता था, अब रिनीम होकर के डीपीडब्ल्यूआईटी बन चुका है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, सीपीआई जो है वो आपका बेसिकली सीएसओ मॉस्पी निकालता है। सीएसओ था, अब नाम वो चेंज होकर के एनएसओ बन चुका है, दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉस्पी के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये बात पता होना चाहिए। पीपीआई जो है ये 2011 या फिर 2012 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया था कि गवर्नमेंट ने कौन से कमेटी को सेटअप किया था पीपीआई को बेसिकली डेवलप करने के लिए, पीपीआई को बेसिकली ट्रैक करने के लिए। तो उस कमेटी का नाम था बीएन गोल्डर कमेटी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बीएन गोल्डर कमेटी जो है उसी के बेसिस पे पीपीआई को हम लोग बेसिकली ट्रैक करते हैं। ऐसे पीपीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली क्वेश्चन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से ही आता है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स से क्वेश्चन पेंडिंग है, शायद कभी आने वाले टाइम पे 2023 या फिर 24 के एग्जाम में यूपीएससी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसको हम लोग अभी आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे बेसिकली। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स में बस गुड्स इंक्लूड होता है, बट दैट्स नॉट द केस विद सीपीआई। सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं, और पीपीआई के केस में सर्विसेज हो भी सकते हैं इंक्लूड और सर्विसेज नहीं भी हो सकते इंक्लूड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पीपीआई में बस सर्विसेज आते हैं या फिर पीपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होते हैं। तो नहीं, सर्विसेज इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी इंक्लूड हो सकते हैं। पीपीआई के केस में बात पता होना चाहिए। सीपीआई के केस में दोनों इंक्लूड होते हैं, और आपका डब्ल्यूपीआई के केस में सर्विसेज नहीं आता है। डब्ल्यूपीआई के केस में टैक्सेस भी नहीं आता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों ना हो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इवन नॉट कवर्ड इन डब्ल्यूपीआई, बस पता होना चाहिए। ठीक है, सीपीआई के केस में आपका टैक्सेस इंक्लूड होता है। ठीक है, सीपीआई के केस में सभी कुछ इंक्लूड होता है, ये सबसे इजी तरीका होता है याद करने का। ठीक है, और पीपीआई के केस में टैक्सेस नॉट इंक्लूड होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बेस ईयर जो डब्ल्यूपीआई का है दैट इज 2011-12, जो सीपीआई का बेस ईयर है वो भी सेम है 2011-12 का। अच्छा, इसमें कुछ सीपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि सीपीआई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुआ, या फिर सीपीआई रूरल लेबरर का हुआ, या फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर का हुआ, तो इसे कौन रिलीज करता है। एग्जाम में स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे दे देगा कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है इट इज रिलीज बाई एनएसओ मॉस्पी, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सीपीआई आपका जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, ये सब आपके बेसिकली ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक होते हैं और प्लेस स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए इट इज़ बीइंग रिलीज बाई आपका लेबर ब्यूरो, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड प्रोग्रामिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आता है। ठीक है, बात आपको पता होना चाहिए। अब तीन और तरीके के सीपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीआई रूरल जो होता है या फिर सीपीआई अर्बन जो होता है या फिर सीपीआई सी, जिसे हम लोग सीपीआई कंबाइंड कहते हैं, उसे कौन रिलीज करता है। तो उसे रिलीज करेगा सीएसओ मॉस्पी। ये अपने दिमाग में क्लैरिफिकेशन रख करके चलिएगा कि जो आपका एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, वो सब के जो सीपीआई होते हैं उसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालता है। ठीक है, लेबर ब्यूरो।
और यहाँ पे जो आपका सीपीआई रूरल हुआ, अर्बन हुआ, कंबाइंड हुआ, इसे हम लोग इसे सीएसओ मॉस में निकालते हैं, तो एक बार बताना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको ये बताना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई में 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं और सीपीआई में 6 ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स डब्ल्यूपीआई वाले क्या क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होता है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है 65%, फिर आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स जिसका वेटेज होता है 20%, और फिर आपका फ्यूल एंड पावर आता है। फ्यूल एंड पावर में आप एनर्जी भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, तो ये एनर्जी का जो सेगमेंट है उसका वेटेज 15% होता है। एग्जाम में यूपीएससी ये पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी ने जो पूछा था कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, फूड का जो वेटेज होता है वो किसका ज़्यादा होता है। अगले बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका वेटेज ज़्यादा होता है या फिर प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज ज़्यादा होता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि होलसेल लेवल पे है तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज ज़्यादा हो तो सही बनता है। अगर नहीं हो तो थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, तो फिर ये स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज डब्ल्यूपीआई के केस में ज़्यादा होता है, ठीक है। एक ट्रिक के रूप में आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं कि एमपीएफ करके आप याद रख सकते हैं कि सबसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होगा, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर फ्यूल एंड एनर्जी, ये सब। सीपीआई के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो सीपीआई केस में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका फूड एंड बेवरेजेस का। ऐसे सीपीआई में 6 ग्रुप ऑफ आइटम्स में आता है, क्या क्या है ये पता होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान हमें पता है, मतलब फूड हो गया, ठीक है। मैं लर्न करने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप सीपीआई को लर्न कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म तक याद रखने का ही तरीका हो सकता है। अब रोटी कपड़ा मकान करके याद रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान में क्या हो गया, रोटी में क्या हो गया, फूड हो गया। तो फूड तो आप ऐसे नहीं खाएंगे, आपको कुछ चाहिए बेवरेज ये सब खाने के लिए साथ में, तो आप बेवरेज उससे कंसिडर कर सकते हैं, तो फूड एंड बेवरेज हो गया। कपड़ा का टर्म्स में होगा तो क्लोथिंग हो गया, अब आप कपड़े के साथ में चप्पल या फिर जूता कुछ पहनेंगे, ठीक है, तो वो फुटवेयर भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा। फिर अब मैं मकान की बात करूँ तो वो हाउसिंग हो गया आपका, ठीक है। फिर फ्यूल एंड लाइट, घर के अंदर फ्यूल लाइट ये सब कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है, तो ये करके आप एनर्जी को भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें। फिर पान हो गया आपका, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स जितने भी प्रोडक्ट्स है ये सब का भी वेटेज है 2.3 है। बाकी जितना कुछ बचता है वो मिसलेनियस कैटेगरी में आ गया है, 28.3% का वेटेज है। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में दोनों में लिमिटेड कम्युनिटीज़ होते हैं, बात पता होना चाहिए। एक जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आने वाली वीडियो में मैं डालूंगा जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। वहाँ पे आप देखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और मोस्ट एक्यूरेट तरीका मानते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का, बट जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट फॉलोड इन इंडिया, तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीपीआई के बारे में हमने देख लिया। तो सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है, फूड एंड बेवरेज का है सीपीआई के केस में, तो पता होना चाहिए। फिर हाउसिंग, फिर फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फिर पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स और मिसलेनियस का वेटेज होता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी में ये सीपीआई के बारे में यूपीएससी वापस क्वेश्चन पूछता है तो ये पॉइंट जरूर देगा यूपीएससी कि हाउसिंग इन्फ्लेशन जो होता है इट इज़ नॉट फैक्टर्ड इनटू द सीपीआई रूलर। जब हम लोग सीपीआई रूलर निकालते हैं, सीपीआई रूलर में आपका हाउसिंग इन्फ्लेशन नहीं आता है। नॉर्मल सीपीआई निकालते हैं तो उसमें हाउसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, बट जब हम लोग सीपीआई रूलर निकालते हैं तो उसमें हाउसिंग नहीं आता है। सीपीआई अर्बन में हाउसिंग आता है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। बोथ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, पता होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट सीपीआई डब्ल्यूपीआई वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ये बात पता होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ छोटे छोटे इंडेक्सेस है, इसमें यूपीएससी प्री पॉइंट से पीटी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपको थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करना होता है, बट ये आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये सब अगर आप बस पीटी पॉइंट से प्रिपेयर करेंगे तो इसी में से आपका काम बन जाता है। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स देखना होता है ये हम देख लेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, सीएसओ मॉस्को निकालता है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बेस ईयर इसका 2011-12 का, पता होना चाहिए आपका। सीपीआई डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर 2011-12 का था, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का आता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। कॉमन सेंस लगाइएगा तो भी आप डिड्यूस कर पाएंगे इसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज ज़्यादा होगा इसमें। उसके बाद में माइनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज आता है। एमएमई करके आप याद रख सकते हो उसे, ठीक है। और पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, एमपीएफ या एमएफपी ऐसे कर कुछ मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग एमपीएफ पढ़े थे, ठीक है, और इसे आप एमएमई करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसका काम क्या है कि जो रेसिडेंशियल होम के प्राइसेस है या फिर क्वांटिटीज़ है उसे ट्रैक करना अक्रॉस द 8 लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी अगर क्वेश्चन आपको फंसाएगा तो यहीं पे फंसाएगा कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो बेसिकली जितने भी इंडिया की सिटीज़ है सबके ऑल करके दे देगा कि ऑल सिटीज़ इन इंडिया उसके रेसिडेंशियल होम प्राइसेस को ट्रैक करता है, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में 8 जो बड़े बड़े लार्जेस्ट सिटीज़ होते हैं बस वही आते हैं, बात पता होना चाहिए, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, आरबीआई निकालता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को, ये बात पता होना चाहिए। एक एनएचबी रेसिडेंस भी है जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के अंदर में आता है, पता होना चाहिए। उसे बेसिकली हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकालता है। बेस ईयर 2011-12 होगा, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2012-12 दिया हुआ है, 2011-12 होगा। और ये बेसिकली 8 लार्जेस्ट सिटीज़ जो है उसके रेसिडेंशियल होम प्राइसेस को ट्रैक करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये डबल हो गया पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे डबल 2 बार लिख दिया गया। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में देखेंगे हम लोग। इसे कौन निकालता है, इसे मार्केट निफ्टी प्लस एचएसबीसी निकालता है। ऐसे भी यूपीएससी में 2 फैक्ट आएगा तो ये स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाता है, बट आपको पता होना चाहिए फिर भी कि मार्केट निकालेगा, एचएसबीसी निकालेगा।
ठीक है। ये क्या बेसिकली बताता है, ये बेसिकली बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्राइस लेवल को बेसिकली ये ट्रैक करता है। याद रखिएगा, एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बीच में कंफ्यूजन होगा कि क्या ये बस मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करता है या फिर साथ में सर्विसेज के भी प्राइसेस को प्रेडिक्ट करता है। तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सेक्टर आता है इसके अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है और सर्विसेज भी आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर 50 से ऊपर पॉइंट्स होते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है, 50 से अगर ऊपर के पॉइंट्स होते हैं तो बेसिकली एक्सपेंशन शो करता है, और 50 से कम के पॉइंट्स अगर होंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन शो करेगा। तो ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकता है। तो यूपीएससी ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर में। तो जनरली मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी के एरिया ऑफ फोकस को याद रखने के लिए, बट यहाँ पे आप थोड़ा परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के ये जो 5 इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है ना, इसको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी दे सकता है कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में नहीं, बट ऑप्शंस दे सकता है कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन से एरिया को ट्रैक नहीं करता है। क्योंकि 2021 में ऑलरेडी सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में यूपीएससी ने पूछा, तो आने वाले चांसेस में वापस एक बार पीएमआई इंडेक्स के बारे में पूछना बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए पता होना चाहिए। इंप्लॉयमेंट, न्यू ऑर्डर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल और सप्लाईज डिलीवरी, ये 5 चीज़ें आती है। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है याद करने के लिए, ईओ आईपीएस करके याद रख सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस तो आपको याद रहेगा, ईओ करके याद रख सकते हैं। ई मतलब इंप्लॉयमेंट हो गया, ओ मतलब आपका न्यू ऑर्डर हो गया, आई मतलब हो गया इन्वेंट्री लेवल, पी मतलब हो गया प्रोडक्शन और एस मतलब हो गया सप्लाईज डिलीवरीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े अच्छे से पढ़िएगा। फिर एक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है, ये ठीक है, मतलब इससे आप बस पता होना चाहिए आपको कि एफ निकालता है, इसे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, और 5 कमोडिटीज इसके अंदर में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। सीरियल है आपका, वेजिटेबल है, मीट, शुगर और डेयरी, ये 5 प्रोडक्ट्स इसके अंदर में आएंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी 2020 में भी रिसेंटली 1-2 साल पहले आया था। तो पहला यूपीएससी ने पूछा था कि जो वेटेज होता है फूड का, ठीक है, यहाँ पे फूड का जो वेटेज है बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो हायर है देन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि फूड का वेटेज 40 पॉइंट समथिंग वेटेज है, ठीक है, और सीपीआई में सबसे ज़्यादा वेटेज है किसी का, दैट इज फूड। तो ये नंबर ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पूछ रहा है कि डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, ठीक है, कि मैंने अभी बताया कि सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। रीजन बीइंग किसी इंसान को बस इतना सा ये पॉइंट पता रहता है कि 2 स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा, ये 3 वाला ऑप्शन गया, 1, 2 और 4 बचता है यहाँ पे वेटेज, और ये 1 पहला स्टेटमेंट भी राइट है, ठीक है। तो आप ये 2 को भी हटाएंगे, बचा 1 एंड 2 होंगी। थर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे कि आरबीआई हैज नाउ एडेप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई जो है वो बेसिकली सीपीआई को ट्रैक करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो मैंने ऊपर में मिस किया, यहाँ पे शायद मैंने इस स्लाइड में कवर नहीं किया था, कि जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए डी है, आप एग्जाम क्रैक करेंगे कोई भी, उसके बाद में आप जब जॉब वॉब करने जाते हैं तो बेसिकली डियरनेस डीए मिलता है, ठीक है। जो डियरनेस अलाउंस होता है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, पता होना चाहिए। जो इन्फ्लेशन होता है इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, ये भी पता होना चाहिए। वेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब कुछ हम लोग सीपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है। जो इन्फ्लेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था कि 4% + 2 - 2, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%, इसके बीच में हमें कर्व करके रखना है। तो वो जो सीपीआई होता है इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्फ्लेशन होता है इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई। डियरनेस अलाउंस हुआ, वेज कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ। तो अगली बार यूपीएससी इस बार यूपीएससी ने पूछा आपका मान लीजिए इन्फ्लेशन के बारे में, अगली बार यूपीएससी ये पूछ सकता है कि डीए जो होता है उसको हम लोग बेसिकली किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, बात पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डब्ल्यूपीआई है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली सीपीआई को यूज़ करता है एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, और ना ही आपका डब्ल्यूपीआई को। इनफैक्ट जीडीपी डिफ्लेटर जो मैंने आपको कहा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है, जीडीपी डिफ्लेटर को भी हम लोग इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं। तो डब्ल्यूपीआई का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज आता ही नहीं है, तो सर्विसेज आएगा नहीं तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन के रूप में कैलकुलेट करें, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है साउंड करके, तो सीपीआई होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट को अगर आप डायरेक्टली काट देंगे आंसर 1 and 2 ओनली आएगा। ये थोड़ा इजी, मतलब इजी क्वेश्चन था ये, मतलब क्योंकि आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन भले हो आपको, बट दूसरा और तीसरा में नहीं होगा, क्योंकि जनरली सीपीआई डब्ल्यूपीआई में दूसरा और तीसरा सबको पता रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमने सारे इंडेक्सेस देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ये सारे इंडेक्स मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया है। सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है, रीजन बीइंग इंडेक्स के ऊपर हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम व्योदम आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अब दूसरे वीडियो में देखेंगे। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिलवा दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।